सुहागने तीन पत्तों और टहनियों पर से फिसल कर आती हवा का शब्द शरीर को इस तरह रोमांचित करता कि शरीर में एक जड़ता सी छा जाती। कुछ देर वह खिड़की की सील पर सिर रखे चारपाई पर बैठी रही। क्षण भर के लिए आंखें मूंद जाती तो खिड़की की सील सुशील की छाती का रूप ले लेती। उसे महसूस होता कि हवा उसे दूर, बहुत दूर लिए जा रही है। चूड़ों, देवदारों के जंगल और रावी के पानी के उस तरफ। जब वह खिड़की के पास से हटकर चारपाई पर लेटी तो रोशनदान से छन कर आती चांदनी का एक चौकोर टुकड़ा साथ की चारपाई सोई कुंती के चेहरे पर पड़ रहा था। मनोरमा चौंक गई। कुंती पहले कभी उसे इतनी सुंदर नहीं लगी थी। उसके पतले पतले ओठ आम की लाल लाल नन्ही पत्तियों की तरह खुले थे। उसे और पास से देखने के लिए वह कोहनियों की बल उसकी चारपाई पर झुक गई। फिर सहसा उसने उसे चूम लिया। कुंती सोई सोई एक बार सिहर गई। मनोरमा तकिए पर सिर रखे देर तक छत की तरफ देखती रही। जब हल्की हल्की नींद आंखों पर छाने लगी तो वह गेट के खुलने और बंद होने की आवाज से चौंक गई। कुछ ही देर में काशी के क्वार्टर से फिर अयोध्या के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई देने लगी। वह उस समय शराब पिए हुए था। मनोरमा के शरीर में फिर एक गुस्से की झुरझुरी उठी। उसने अच्छी तरह अपने को कमलों में लपेटकर उस आवाज को भुला देने का प्रयत्न किया, मगर नींद आ जाने पर भी वह आवाज उसके कानों में गूंजती रही। 2 दिन बाद अयोध्या चला गया तो मनोरमा ने आराम की सांस ली। उसे रह रह कर लगता कि किसी भी क्षण वह अपने पर काबू खो देगी और चपरासी से धक्के दिलाकर उस आदमी को स्कूल के कंपाउंड से निकलवा देगी। वह आदमी शक्ल से ही कमीना नजर आ रहा था। उसके बड़े बड़े मैले दांत, काले ओठ और खूंखार जानवर जैसी चुभती आंखें देखकर लगता था कि उस आदमी को ऐसी शक्ल के लिए ही उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। उसके चले जाने के बाद उसका मन काफी हल्का हो गया। दफ्तर के कुछ काम जो वह कई दिनों से टाल रही थी, उसने उसी दिन बैठकर पूरे कर दिए। उस दिन शाम की डाक से उसे सुशील की चिट्ठी भी मिल गई। उसने चिट्ठी दफ्तर में नहीं खोली, स्टेनो से और चिट्ठियों का डिक्टेशन अगले दिन लेने के लिए कहकर क्वार्टर में चली आई। चारपाई पर बैठकर उसने पेपर नाइफ से धीरे धीरे लिफाफा खोला, जैसे उसे चोट न पहुंचना चाहती हो। चिट्ठी दफ्तर से कागज पर बहुत जल्दी जल्दी लिखी गई थी। मनोरमा को अच्छा नहीं लगा, मगर फिर भी उसने एक एक पंक्ति उत्सुकता के साथ पढ़ी। सुशील ने लिखा था कि जल्दी ही एक जगह उम्मी की सगाई तय हो रही है। लड़का अच्छी नौकरी पर है। सभी ने यह रिश्ता पसंद किया है। हो सके तो वह उम्मी की शॉल जल्दी भेज दे। अब उम्मी के ब्याह के लिए भी उन लोगों को कुछ पैसे बचाकर रखने चाहिए। अंत में उसने उसे अपनी सेहत का ध्यान रखने को लिखा था। मधुर आलिंगन के साथ अनेक अनेक चुंबनों के साथ चिट्ठी समाप्त हुई थी। मनोरमा काफी देर चिट्ठी हाथ में लिए बैठी रही। उसे पढ़कर मधुर आलिंगन और अनेकानेक चुंबनों का कुछ भी स्पर्श महसूस नहीं हुआ था। ऐसा लगा था जैसे वह एक चश्मे से पानी पीने के लिए झुकी हो और उसके ओठ गीले रेत से छूकर रह गए हो। चिट्ठी उसने ड्रावर में डाल दी और दफ्तर में लौट गई। रात को खाना खाने के बाद वो चिट्ठी का जवाब लिखने बैठी, मगर कलम हाथ में लेते ही दिमाग जैसे बिल्कुल खाली हो गया। उसे लगा कि उसके पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। पहली पंक्ति लिखकर वह देर तक कागज को नाखूनों से कुरदते रही। आखिर बहुत सोचकर उसने कुछ पंक्तियां लिखी। पढ़ने पर उसे लगा कि वह चिट्ठी उन चिट्ठियों से खास अलग नहीं है जो वह दफ्तर में बैठकर क्लर्क को डिटेक्ट कराया करती है। चिट्ठी में बात इतनी ही थी कि उसे इस बात का अफसोस है कि वह शॉल और कोट का कपड़ा अभी नहीं बेच पाई। जल्दी ही वह ये दोनों चीजें बेच देगी और अंत में उसकी तरफ से भी मधुर आलिंगन, अनेकानेक चुंबन। रात को वह देर तक सोचती रही कि कौन कौन सा खर्च कम करके वह 40-50 रुपया महीना और बचा सकती है। दूध पीना बंद कर दें, कपड़े खुद धोया करें, काशी से काम छुड़ाकर रोटी खुद बनाया करें। ज्यादा खर्च तो काशी की वजह से ही होता था।
वह चीजें मांग कर भी ले जाती थी और चुरा कर भी। मगर उसने पहले भी आजमा कर देखा था कि वह स्कूल का काम करती हुई साथ अपनी रोटी नहीं बना सकती। ऐसे मौकों पर या तो वह दूध डबल रोटी खाकर रह जाती थी या कुछ भी चौक बुनकर पेट भर लेती थी। अगले दिन से उसने खाने पीने में कई तरह की कटौतियां कर दी। काशी से कह दिया कि वह दूध वह सिर्फ चाय के लिए ही लिया करे और दाल सब्जी में घी बहुत कम इस्तेमाल करे। बिस्कुट और फल भी उसने बंद कर दिए। कुछ दिन तो बचत के उत्साह में निकल गए, मगर फिर उसे अपने स्वास्थ्य पर इन कटौतियों का असर दिखाई देने लगा। वो बार क्लास में पढ़ाते हुए उसे चक्कर आ गया, मगर उसने अपना हठ नहीं छोड़ा। उस महीने की तनख्वाह मिलने पर उसने शॉल के लिए 40 रुपए अलग निकाल कर रख दिए। रुपए रखते समय उसके चेहरे का भाव ऐसा था जैसे सुशील उसके सामने खड़ा हो कि देख लो, इस तरह की बचत से शॉल और कोट के कपड़े खरीदे जाते हैं। उसके स्वभाव में वैसे भी कुछ चिड़चिड़ापन आ गया था। वह बात बेबात हर पल झल्ला उठती थी। एक दिन स्कूल जाने से पहले वह आईने के सामने खड़ी हुई तो कुछ चौंक गई। उसे लगा कि उसके चेहरे का रंग काफी पीला पड़ गया है। उस दिन दफ्तर में बैठे हुए उसके सिर में सख्त दर्द हो आया और वह 12 बजे से पहले ही उठकर क्वार्टर में आ गई। बरामदे में पहुंचकर उसने देखा कि काशी उसके पैरों की आवाज सुनते ही जल्दी से अलमारी बंद करके चूल्हे की तरफ गई है। उसने रसोई घर में जाकर अलमारी खोल दी। घी का डिब्बा खुला पड़ा था और उसमें उंगलियों के निशान बने थे। मनोरमा ने काशी की तरफ देखा। उसके मुंह पर कच्चे घी की कनियां लगी थी और वह ओट करके अपनी उंगलियों पट्टे से पहुंच रही थी। मनोरमा एकदम आपे से बाहर हो गई। पास जाकर उसने उसे चोटी से पकड़ लिया। चोटी, चिल्लाकर कहा, मैं इसीलिए सूखी सब्जी खाती हूँ कि तू कच्चा घी हजम किया करे। शर्म नहीं आती कामजात? जा, अभी निकल जा यहाँ से। मैं आज से तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती। उसने उसकी पीठ पर एक लात जमा दी। काशी औंधे मुंह गिरने को हुई, मगर अपने हाथों के सहारे संभल गई। पल भर वह दर्द से आंखें मूंद रही। फिर उसने मनोरमा के पैर पकड़ लिए। मुंह से उससे कुछ नहीं कहा गया। मैं तुझे 24 घंटे का नोटिस दे रही हूँ, मनोरमा ने पैर छुड़ाते हुए कहा। कल इस वक्त तक स्कूल का क्वार्टर खाली हो जाना चाहिए। सुबह ही क्लर्क तेरा हिसाब कर देगा। उसके बाद तूने इस कंपाउंड में कदम भी रखा तो। और वह हटकर वहां से आने लगी। काशी ने बढ़कर फिर उसके पैर पकड़ लिए। बहन जी, पैर छू रही हूँ, माफी दे दो, उसने मुश्किल से कहा। मनोरमा ने फिर भी पैर झटके से छुड़ा लिए। उसका एक पैर पीछे पड़ी चायदानी को जा लगा। चायदानी टूट गई। बिखरते हुए टुकड़ों की आवाज ने क्षण भर के लिए दोनों को स्तब्ध कर दिया। फिर मनोरमा ने अपना निचला ओठ काटा और दनदनाती हुई वहां से निकल गई। कमरे में आकर उसके माथे पर बाम लगाया और सिर मुंह लपेटकर लेट गई। शाम की डाक से फिर सुशील की चिट्ठी मिली। उसमें वही सब बातें थी। उम्मी की सगाई हो गई थी। पिछले एतवार वे लोग उस लड़के के साथ पिकनिक पर गए थे। उम्मी ने एक कोने में कुछ पंक्तियां लिखकर खुद अपनी शॉल के लिए अनुरोध किया था। साथ यह भी लिखा था कि भाभी को सब लोग बहुत बहुत याद करते हैं। पिकनिक के दिन तो उन्होंने उसे बहुत ही मिस किया। चिट्ठी पढ़ने के बाद बड़े राउंड पर घूमने निकल गई। मन में बहुत झुंझलाहट भर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह झुंझलाहट काशी पर है, अपने पर या सुशील पर। न जाने क्यों उसे लगा कि सड़क पर कंकड़ पत्थर पहले से कहीं ज्यादा है और वह गोल सड़क न जाने कितनी लंबी हो गई है। रास्ते में 2 बार उसे थक कर पत्थरों पर बैठना पड़ा। घर में एक 1.5 फ्लाइंग पहले उसकी चप्पल टूट गई। वह रास्ता बहुत मुश्किल से कटा। उसे लगा न जाने कब से वह घिसती हुई इस गोल सड़क पर चल रही है और आगे भी न जाने कब तक उसे इसी तरह चलते रहना है। गेट के पास पहुंचकर सुबह की घटना फिर उसके दिमाग में ताजा हो गई। काशी के क्वार्टर में फिर खामोशी छाई थी। मनोरमा को एक क्षण के लिए ऐसा महसूस हुआ
कि काशी क्वार्टर खाली करके चली गई है और उस बड़े कंपाउंड में उस समय वह बिल्कुल अकेली है। उसका मन सिहर गया। उसने कुंती को आवाज दी। कुंती लालटेन लिए अपने क्वार्टर से बाहर निकल आई। तेरी माँ कहाँ है? मनोरमा ने पूछा। अंदर है। और कुंती ने एक बार अंदर की तरफ देख लिया। क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही, बैठी है। मनोरमा ने देखा काशी का क्वार्टर काफी खस्ता हालत में है। दरवाजे का चौखट काफी कमजोर पड़ गया था, जिससे दरवाजा निकलकर बाहर आ जाने को था। रोज वह इस क्वार्टर के सामने से कई बार गुजरती थी। रोज ही उस दरवाजे को देखती थी, मगर पहले कभी उसका ध्यान उस पर नहीं रुका था। इस क्वार्टर में काफी मरम्मत की जरूरत है, कहकर वह जैसे क्वार्टर का मुआयना करने के लिए अंदर चली गई। काशी उसे देखते ही उठकर उसके पास आ गई। मनोरमा ने एक बार उसकी तरफ देख लिया, मगर उससे कोई बात नहीं की। क्वार्टर की दीवार पीली पड़कर अब सहाय होने लगी थी। एक रोशनदान भी दीवार से निकलकर नीचे गिर आने को था। छत में चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे थे, जो आपस में मिलकर एक बड़े से चंदोवे का रूप लिए थे। कमरे में जो थोड़ा बहुत सामान था वह इधर उधर अस्त स्वस्त पड़ा था। एक तरफ 3 बच्चे एक ही थाली में रोटी खा रहे थे। वही पानी जैसे दाल थी जो एक दिन कुंती ने उसके लिए बनाई थी, और अलग अलग स्रोतों वाली शुष्क रोटियां। उसे देखकर बच्चों के हाथ और मुंह चलने बंद हो गए। सबसे छोटा लड़का, जो करीब 4 साल का था, लोही में लिपटा एक कोने में लेटा था। उसकी आंखें मनोरमा के साथ साथ कमरे में घूम रही थी। परसू को क्या हुआ है? बीमारी है? मनोरमा ने बिना काशी की तरफ देखे जैसे दीवार से पूछा और बच्चे के पास चली गई। परसू अपने पैर के अंगूठे की सीध में देखने लगा। इसे सूखा हो गया है, काशी ने धीरे से कहा। मनोरमा ने बच्चे के गालों को सहलाया और उसके सिर पर हाथ फेर दिया। डॉक्टर को दिखाया है? उसने पूछा। दिखाया था, काशी ने कहा। उसने 10 टीके बताए हैं। 2-2 रुपयों का एक टीका आता है। बोलते बोलते उसका गला भर आया। लगवाया नहीं? अब मनोरमा ने उसकी तरफ देखा। कैसे लगवाती? काशी की आंखें जमीन की तरफ झुक गई। कितने रुपए थे? वे सब तो वह निकाल कर ले गया था। मैं इसे कासे की कटोरी मलती हूँ, कहते हैं उससे ठीक हो जाता है। बच्चा बिटर बिटर उन दोनों की तरफ देख रहा था। मनोरमा ने एक बार फिर उसके गाल को सहलाया दिया और बाहर चल दी। कुंती दहलीज के पास खड़ी थी। वह रास्ता छोड़कर हट गई। इस क्वार्टर में अभी सफेदी होनी चाहिए, मनोरमा ने चलते चलते कहा। यहाँ की हवा में तो अच्छा भला आदमी बीमार हो सकता है। काशी के क्वार्टर से निकलकर वह धीरे धीरे अपने क्वार्टर का जीना चढ़ी। टक टक की आवाज। अकेला बरामदा कमरा। कमरे में जो चीजें वह बिखरी छोड़ गई थी वे अब करीने से रखी थी। बीच की मेज पर रोटी की ट्रे ढक कर रख दी गई थी। कितली में पानी भरकर स्टोव पर रख दिया गया था। कोट उतारकर शॉल ओढ़ते हुए उसने बरामदे में पैरों की आवाज सुनी। काशी चुपचाप आकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। क्या बात है? मनोरमा ने रुखी आवाज में पूछा। रोटी खिलाने आई हूँ, काशी ने धीमी ठहरी हुई आवाज में कहा। चाय का पानी भी तैयार है, कहे तो पहले चाय बना दूं? मनोरमा ने एक बार फिर उसकी तरफ देखा और आंखें हटा दी। काशी ने कमरे में आकर प्लग का बटन दबा दिया। पानी आवाज करने लगा। मनोरमा किताब लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में काशी चाय का प्याला बनाकर उसके पास ले आई। मनोरमा ने किताब बंद कर दी और हाथ बढ़ाकर प्याली ले ली। काशी के ओठों पर सूखी सी मुस्कुराहट आ गई। कभी नौकर से गलती हो जाए तो इतना गुस्सा नहीं करते, उसने कहा। रहने दे ये सब बातें, मनोरमा ने झिड़क कर कहा। आदमी से एक बार बात कही जाए तो उसे लग जाती है, मगर तेरे जैसे लोग भी है जिन्हें बात कभी छूती ही नहीं। बच्चे सूखी दाल रोटी खाकर रहते हैं और माँ को खाने को कच्चा घी चाहिए। ऐसी माँ किसी ने नहीं देखी होगी। किसी का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उसे अंदर से चीर दिया हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। बहन जी, इन बच्चों को पालना न होता तो मैं आज आपको जीती नजर न आती, उसने कहा।
एक अभागा भूखे पेट से जन्मा था, वह सूखे से पड़ा है। अब दूसरा भी उसी तरह आएगा तो उसे जाने क्या रोग लगेगा। मनोरमा को जैसे किसी ने ऊंचे से धकेल दिया। चाय के घूंट भरते हुए भी उसके शरीर में कई ठंडी सिरहन भर गई। वह पल भर चुप रहकर काशी की तरफ देखती रही। तेरे पैर फिर भारी है? उसने ऐसे पूछा जैसे उसे इस पर विश्वास ही न आ रहा हो। काशी के चेहरे पर जो भाव आया उसमें नहीं ब्याता का सा संकोच भी था और एक हताश झुंझलाहट। उसने सिर हिलाया और एक ठंडी सांस लेकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। मनोरमा को पल भर के लिए लगा कि अयोध्या उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। उसने चाय की प्याली पीकर रख दी। काशी प्याली उठाकर बाहर ले गई। मनोरमा को लगा कि उसकी बाहें ठंडी होती जा रही है। उसने शॉल को पूरा खोलकर अच्छी तरह लपेट लिया। काशी बाहर से लौट आई। रोटी कब खाएगी? उसने पूछा, मगर मनोरमा ने जवाब देने की जगह उससे पूछ लिया। डॉक्टर ने कहा था कि 10 टीके लगवाने से बच्चा ठीक हो जाएगा। काशी ने खामोश रहकर सिर हिलाया और दूसरी तरफ देखने लगी। मैं तुझे 20 रुपये दे रही हूँ, मनोरमा ने कुर्सी से उठते हुए कहा। कल जाकर टीके ले आना। उसने ट्रंक से अपना बटुआ निकाला और 20 रुपये निकालकर मेज पर रख दिए। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसकी बाहें इस कदर ठंडी क्यों हो गई है। उसने बाहों को अच्छी तरह अपने में सिकोड़ लिया। खाना खाने के बाद वह देर तक बरामदे में कुर्सी डालकर बैठी रही। उसे महसूस हो रहा था कि उसके सारे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ रही है। वह ठीक से नहीं समझ पा रही थी कि वह सिहरन क्या है और क्यों शरीर के हर रोम में उसका अनुभव हो रहा है, जैसे उस सिहरन का संबंध किसी बाहरी चीज से न होकर, जैसे उसी की वजह से उसे अपना आप बिल्कुल खाली लग रहा था। हवा बहुत तेज थी और देवदार का जंगल जैसे सिर धुनता हुआ करहा रहा था। हुआ 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 हवा के झोंके उमड़ती लहरों की तरह शरीर को घेर लेते थे और शरीर उनमें बेबस सा हो जाता था। उसने शॉल को कसकर बाहों पर लपेट लिया। लोहे का गेट हवा के धक्के खाता हुआ आवाज कर रहा था। पल भर के लिए उसकी आंखें मूंद गई तो उसे लगा कि अयोध्या अपने स्वाह ओठ खोले उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है और लोहे का गेट चीरता हुआ धीरे धीरे खुल रहा है। उसने सिहर कर आंखें खोल ली और अपने माथे को छुआ। माथा बर्फ की तरह ठंडा था। वह कुर्सी से खड़ी हुई। उड़ती शॉल कंधे से उतर गया और साड़ी का पल्ला हवा में फड़फड़ाने लगा। बालों की कई लटें उड़कर सामने आ गई और उसके माथे को सहलाने लगी। कुंती, उसने कमजोर स्वर में आवाज दी। आवाज हवा के समंदर में कागज की नाव की तरह डूब गई। कुंती, उसने फिर आवाज दी। इस बार काशी अपने क्वार्टर से बाहर निकल आई। कुंती जाग रही हो तो उसे मेरे पास भेज दे, आज वह यही सो रहेगी। कहते हुए मनोरमा को महसूस हुआ कि वह किस हद तक काशी को उसके बच्चों पर निर्भर करती है और उन लोगों का पास होना उसके लिए कितना जरूरी है। कुंती सो गई है, मगर मैं अभी उसे जगा कर भेज देती हूँ, कहकर काशी अपने क्वार्टर में जाने लगी। सो गई है तो रहने दे, जगा कर भेजने की जरूरत नहीं। मनोरमा बरामदे से कमरे में आ गई। कमरे में आकर उसने दरवाजा इस तरह बंद किया जैसे हवा एक ऐसा आदमी को जिसे वह अंदर आने से रोकना चाहती हो। वह अपने में बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। रजाई ओढ़कर वह बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखें छत की कड़ियों पर से फिसलने लगी। वह आंखें बंद नहीं करना चाहती थी, जैसे उसे डर था कि आंखें बंद करते ही अयोध्या के मुस्कुराते हुए स्याह होठ फिर सामने आ जाएंगे। वह अपना ध्यान बांटने के लिए सोचने लगी कि सुबह सुशील को चिट्ठी में क्या क्या लिखना है। लिख दे कि यहाँ अकेले रहकर उसे डर लगता है और वह उसके पास चली आना चाहती है और भी जो इतना कुछ वह महसूस करती है। क्या वह सब उसे लिख पाएगी? लिखकर सुशील को समझा सकेगी कि उसे अपना आप इतना खाली खाली क्यों लगता है और वह अपने इस स्वभाव को भरने के लिए उससे क्या चाहती है।
माथे पर आई लटें उसने हटाई नहीं थी। वह हल्का हल्का स्पर्श उसकी चेतना में उतर रहा था। कुछ ही देर में वह महसूस करने लगी थी कि साथ ही चारपाई पर एक नन्हा सा बच्चा सोया है। उसके नन्हे नन्हे ओठ आम की पत्तियों की तरह खुले हैं और उसके सिर के नरम बाल उड़कर मुंह पर आ रहे हैं। वह कोहनी के बल होकर उस बच्चे को देखती रही और फिर जैसे उसे चूमने के लिए उस पर झुक गई।